सारे हमने शाखाएँ देखी, ये सारी शाखाएँ खुद में ही एक प्रश्न बन सकती हैं। हर एक शाखा खुद में ही एक-एक प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बन सकती हैं। अब आगे की जब हम बात कर रहे हैं अ, आगे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है और समाचारों में हमेशा ही बने रहते हैं या फिर ये ऐसे सारे अ, अवधारणाएँ हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले है क्लोनिंग। तो आखिर क्लोनिंग क्या होता है इसको समझेंगे। ये जो अ, ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं ये डॉली नामक एक भेड़ का है। तो डॉली नामक एक भेड़ है और इस भेड़ का चित्र ये देख रहे हैं। अब ये जो भेड़ है डॉली, ये इसलिए इतनी प्रसिद्ध है क्योंकि ये पहली बार क्लोनिंग द्वारा किसी जंतु को हमने निर्मित किया था। पहली बार किसी क्लोनिंग का जो सबसे पहला सफल उदाहरण है, वो थी ये डॉली शीप यानी डॉली भेड़। अब यहाँ पर सफलता मिली और बहुत बड़ी सफलता थी ये क्योंकि ट्रांसजेनिक पौधे बनाना मतलब कि अगर हम अ, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो पादपों में ये कर पाना थोड़ा आसान होता है। फसलों में ये कर पाना थोड़ा आसान होता है। जंतुओं के जो जीन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं। तो इस जटिलता के कारण इतना आसान नहीं है कि आप पशुओं में भी उस प्रकार से जो प्रक्रियाएँ हमने कृषि में देखी, वो सारी प्रक्रियाएँ उतनी आसानी से जंतुओं में नहीं होती, कि अगर आप चाहेंगे किसी जंतु को उठाएँ और उसमें जीन संशोधन कर दें, तो उनमें जीन संशोधन करना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए क्लोनिंग की जो तकनीक का उपयोग करते हैं, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि हमें सफलता तो मिली है, लेकिन फिर भी अभी तक उ उस प्रकार की सफलता नहीं मिली है, जितनी सफलता हम चाहते हैं। और अभी देखिए कि लगभग 15 साल हो गए नहीं 15 नहीं 25 साल हो गए क्योंकि 1997 में 1997 में ये ये जो शीप है, ये जो भेड़ है, इसका जन्म हुआ था 1997 में। तो 1997 से 2023 में हम आ चुके हैं और अभी भी ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये काफ़ी अपनी जटिलता के कारण हम उसको बहुत बेहतर तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसे आज भी हम उस रूप में नहीं उपयोग कर पाए जिस रूप में करने की गुंजाइश यहाँ पर हमें दिखती है। तो इसीलिए ये आपको याद रखना है कि क्लोनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह लीजिए कि मील का पत्थर रहा है जैव प्रौद्योगिकी में क्योंकि यहाँ से जंतुओं में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई इस जटिलता के बावजूद सफलता प्राप्त हुई। और आपको पता है कि कितनी बार में कितना अटेम्प्ट लगा? कितना अटेम्प्ट के बाद जा कर के इन हमें यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई? कोई अंदाज़ा भी है आपको? अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अटेम्प्ट लगा होगा इसमें सफलता प्राप्त करने में? 200, 100, 5, 5000 सब लोग सही कह रहे हैं। हाँ, मनीषा आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1 सही उत्तर मिला है, 2 सही उत्तर मिल गया, मूलचंद आपका भी उत्तर सही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें 277 277 प्रयास लगे थे। 277 प्रयासों के बाद 277वें प्रयास में जाकर पहली बार हमें सफलता यहाँ पर प्राप्त हो पाई। तो इस बात से आप इसकी जटिलता को समझिए कि कितनी जटिल ये प्रक्रिया है कि 276 बार हम विफल हुए और 277वें बार जाकर के हमें इसमें सफलता प्राप्त हो पाई। तो 277 प्रयास थे। आपको कितने प्रयास मिलते हैं परीक्षा लिखने के लिए? चलिए वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, दुखती नस को मैं नहीं छेड़ूँगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 277 बार प्रयास करने के बाद ये सफलता हमें मिली। तो ये दर्शाता है कि कितनी जटिल प्रक्रिया है और कितनी मुश्किल प्रक्रिया है जिसके कारण इतना प्रयास लग गया और आज भी हम जितनी
यहाँ पर जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं, हमें वो स्थिरता अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी भी हम देखते हैं कि समस्याएँ हैं और उन समस्याओं की भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो क्लोनिंग होता क्या है, ये समझते हैं। तो क्लोनिंग को परिभाषित हम कैसे करते हैं कि यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें संतति आनुवंशिक पदार्थ में योगदान देने वाले एकल अभिभावक की सटीक प्रतिकृति होती है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो वाक्य हमने पढ़ा अभी, इस वाक्य का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि ये अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन वो होता है जहां पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़े और दोनों के कोशिकाओं से निषेचन द्वारा जो भी संतति है उसकी उत्पत्ति हो। तो यहाँ पर जैसे एक नर है और मादा है और दोनों के जीन आपस में मिलेंगे और इसीलिए जो यहाँ से जो संतति की उत्पत्ति होगी, उनके जो जीन होंगे वो माता और पिता दोनों के जीन का एक मिश्रण होंगे। दोनों के ही गुण, दोनों के कुछ-कुछ गुण इनमें पाए जाएँगे। तो इस प्रकार से जो प्रजनन होता है उसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जहाँ पर नर है और मादा है और दोनों की कोशिकाओं के बीच में निषेचन होगा और निषेचन के बाद फिर वहाँ से हम देखेंगे कि नए एक जीव का, नए जंतु का जन्म हो सकता है। तो ये लैंगिक प्रक्रिया हो गई। अलैंगिक प्रक्रिया वो है जहां पर केवल एक अभिभावक हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकल अभिभावक, यानी जहां पर केवल एक अभिभावक हो और एक ही अभिभावक से हमें सारे जो गुण हैं वो प्राप्त हो रहे हो। केवल एक ही अभिभावक से नए जीव का जन्म हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि कई सारे जो छोटे जीव होते हैं, अ, उनमें देखा जाता है कि कोशिका विभाजन द्वारा उनमें प्रजनन हो जाता है। तो कोशिका विभाजन में क्या हुआ कि एक कोशिका थी, कोशिका के बीच में जो केंद्रक था, अब ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित होने लग जाता है। तो केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और उसके साथ-साथ 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर उनको बिल्कुल घेरते हुए, केंद्रक को घेरते हुए 2 कोशिकाएँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर जैसा, तो इसीलिए इस बात को समझिए कि यहाँ पर जब क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है, तो क्लोनिंग की प्रक्रिया में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ही अभिभावक है, उसी के कोशिका को लेकर वहीं पर से नई संतति के जन्म की हमारी अपेक्षा होती है। तो अलैंगिक इसीलिए कह रहे हैं कि अलैंगिक में यही देखने को मिलता है कि कोशिका विभाजन यदि है, तो कोशिका विभाजन में यही हो रहा है कि पहले नाभिक 2 भाग, केंद्रक माफ कीजिएगा, केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और केंद्रक जब 2 भागों में विभाजित होगा, तो वो अपनी-अपनी कोशिकाएँ वे बना लेंगी। अब यहाँ पर ऐसे और भी प्रक्रिया होती है, जैसे मुकुलन एक और प्रक्रिया है। तो मुकुलन में भी हम यही देखते हैं कि एक कली जैसी खिलती है, कली जैसी बन जाती है जीव के शरीर में और यह कली जो है ये धीरे-धीरे बड़ी होने लग जाती है और उसके बाद फिर जब पूर्ण रूप से ये कली विकसित हो जाएगी, तो ये यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगी, यानी इस अभिभावक से टूटकर अलग हो जाएगी। तो उसको भी अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन वहाँ होगा जहाँ पर सारे जो जीन हैं, वो केवल एक ही अभिभावक से आ रहे हों। जितने भी आनुवांशिक पदार्थ हैं, वो केवल एक ही अभिभावक से आ रहे हों, तो वैसे में हम इसे क्या कहते हैं? वैसे में हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोनिंग में क्या किया जा रहा है कि किसी भी जंतु का अगर क्लोनिंग किया जा रहा है, किसी भी जानवर का अगर क्लोनिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जंतु है, उसके भीतर जो भी जीन थे, वही सारे जीन वही सारे जीन उनसे उत्पन्न संतति में भी होगी। तो बिल्कुल एक प्रकार से कह लीजिए कि आप फ़ोटोकॉपी बना रहे हैं, ठीक है? आप फ़ोटोकॉपी बना रहे हैं, कृत्रिम से रूप से जो फ़ोटोकॉपी बनाने की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक क्लोनिंग की प्रक्रिया मानी जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोशिका है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जीव में पूर्ण रूप से विकसित होने की क्षमता यहाँ पर से हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जब पशुओं में क्लोनिंग हमें देखने को जो मिली है, वो डॉली पहला वैश्विक उदाहरण था। भारत में पहली बार समरूपा नाम के एक क्लोन को हमने बनाया था, जो कि एक भैंस के बछड़े के रूप में इसे विकसित किया गया था। हालाँकि
ये काफ़ी सफल हमारा प्रयोग नहीं हो पाया और जन्म के बिल्कुल 5 दिनों बाद ही इसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण था, वो गरिमा का था और ये 2 वर्ष 2009 में इसे हमने देखा, दूसरी क्लोन की गई भैंस थी। ये लगभग 2 साल तक जीवित रहने के बाद वर्ष 2011 में हृदय गति रुकने से इसकी मृत्यु हो गई। 2016 में गौरव है, जहाँ पर फिर से हमने देखा कि यहाँ पर भैंस की क्लोनिंग की गई और ये जो है ये थोड़ा-सा बेहतर हमने इस बार किया और इसीलिए इसका जीवन काल जो है वो बेहतर रहा है। तो क्लोनिंग के इस प्रकार के कुछ उदाहरण रहे हैं, जैसे एक क्लोनिंग का उदाहरण है जो कि हमने 2020 में देखा था। तो वर्ष 2020 में अ, मुर्राह नामक एक बैल और इसी हिसार यानी सीआईआरबी गौरव, इन दोनों की क्लोनिंग की गई थी। इन दोनों की क्लोनिंग की गई थी, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों क्लोनिंग की गई है। उसी प्रकार से एक नई क्लोनिंग है जो कि इस साल की गई है, वर्ष 2023 में एक क्लोनिंग की गई है। ये इसके बारे में आपने पढ़ा है? इस नई क्लोनिंग के बारे में किसी ने सुना है? इसी साल की गई है ये क्लोनिंग भारत में। नहीं सुना है? हाँ, कुछ लोगों ने सुना है, बिल्कुल सही। हाँ, दीपशिका आपने बिल्कुल सही लिखा। तो ये जो है ये एक गाय की प्रजाति है जिसको गिर गाय कहते हैं। तो गिर गाय की एक प्रजाति का क्लोन बनाया गया और इस क्लोन का नाम दिया गया है गंगा। इस क्लोन का नाम दिया गया है इस क्लोन का नाम दिया गया है गंगा। तो यहाँ पे पहली बार हमने देखा है कि एक गाय की क्लोनिंग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ये सबसे नया उदाहरण आप मान सकते हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 25-26 बार भारत में भी क्लोनिंग की जा चुकी है, पशुओं की क्लोनिंग की जा सकी है, चूँकि उसमें से सबसे नया उदाहरण में से एक बन जाता है ये गंगा की जो क्लोनिंग की गई है। अब यहाँ पर यहाँ पे ध्यान दें कि एक भारतीय गाय की प्रजाति को चुना गया क्लोनिंग के लिए, एक भारतीय गाय की क्लोनिंग की गई है और भारतीय प्रजाति इसलिए चुना गया क्योंकि जो विदेशी गाय होती हैं वो हमारे जलवायु में अच्छे से कार्य नहीं कर पाते और इसीलिए यहाँ पर से उनके अगर क्लोनिंग की जाती तो शायद क्लोनिंग में अस्थिरता बहुत अधिक होती। तो वैसे में सोचा गया कि क्योंकि अ, गिर गाय भारतीय जलवायु के हिसाब से ढली ढली हुई है, तो वैसे में अगर इसकी क्लोनिंग की जाएगी तो एक बेहतर हमें यहाँ पर से क्लोनिंग का कार्य यहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है कि ये एक नया उदाहरण है जो कि इस साल मार्च के महीने में हमने देखा था। तो मार्च 2023 के महीने में हमने ये होते हुए देखा। तो आखिर ये क्लोनिंग होती क्या है? क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है? इसको समझते हैं। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया को आप इस उदाहरण से समझिए कि कैसे क्लोनिंग की जाती है। तो सबसे पहले क्लोनिंग के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सोमैटिक सेल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है? इसको कहा जाता है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका को उपयोग हम लोग करते हैं। कायिक कोशिका क्या होती है? कायिक कोशिका वो सारी कोशिकाएँ हैं हमारे शरीर में जिनका प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। तो 2 ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो प्रजनन से संबंधित है। एक जो कि नर में पाया जाता है, एक जो कि मादा में पाया जाता है। तो जो शुक्राणु नर में पाए जाते हैं और अंडाणु जो कि मादा में पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो कोशिकाएँ होती हैं, ये प्रजनन संबंधी कोशिकाएँ हैं। इन दोनों कोशिकाओं के अलावा बाकी जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं, उनको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है? तो जो भी ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो कि
ये देखिए, 2 प्रकार की प्रजनन कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु के अतिरिक्त शरीर में कोई भी जो कोशिका होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? कायिक कोशिका है। उन सबको कायिक कोशिका कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इस प्रकार से ये कार्य होते हुए हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले कायिक कोशिका को चुनते हैं। इस कायिक कोशिका के भीतर से हम न्यूक्लियस को निकालते हैं और इस न्यूक्लियस को एक अंड कोशिका लेकर उसके न्यूक्लियस को हम हटाते हैं और ये जो कायिक कोशिका का न्यूक्लियस है, ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, इसको अब इस अंड कोशिका में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हमें होती हुई नजर आती है। तो ये प्रक्रिया का उपयोग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब अंड कोशिका है, जिसके अंदर कायिक केंद्रक है। तो कायी केंद्रक वाला ये अंड कोशिका हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर से हम कुछ रसायनों द्वारा या फिर विद्युत के माध्यम से हमारी यहाँ पर अब कोशिश होती है कि अब इसकी कई सारी प्रतियां बनाई जाएं। तो यहाँ पर हम कई सारी प्रतियां अब यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, कई सारी प्रतियां हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं और एक बार जब हमारे पास ये सारी प्रतियां बन जाएं, ठीक है, ये सारी जो प्रतियां बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। तो लगभग क्या होगा कि जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, यानी जब भी हम इसमें विद्युत धारा इसे दौड़ाएंगे या फिर रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर इनमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका विभाजन के द्वारा हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक कोशिकाओं का एक गुच्छा बनकर तैयार हो जाता है और ये जो कोशिकाओं का गुच्छा यहाँ पर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर इसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस ब्लास्टोसिस्ट के माध्यम से हम आपके पास कई सारे अब कोशिकाएं जमा हो गई हैं और ये सारी कोशिकाएं बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक तरह की ये सारी कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से इस कोशिका को हम या तो इस कोशिका से एक नए क्लोन का जन्म करवा सकते हैं और या फिर हम इसके माध्यम से ये जो कोशिका हमें प्राप्त हुई है, इसको चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे स्टेम सेल थेरेपी जो होती है, स्टेम सेल थेरेपी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले कायिक कोशिका लेंगे, कायिक कोशिका के केंद्रक को बाहर निकालेंगे। अब इस केंद्रक को लेकर अंडाणु कोशिका के भीतर इसे डाल दिया जाएगा और अंडाणु के भीतर जो केंद्रक था, उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक अ, का स्थानांतरण हम इस प्रकार से करते हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद फिर विद्युत तरंगों और रसायनों द्वारा इन्हें अनुरूपित किया जाता है। यहाँ पर से लगभग 150 विशिष्ट कोशिकाएं हमें प्राप्त होती हैं और इस चरण को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस चरण को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और यहाँ पर फिर इसके बाद बनने के बाद या तो हम चाहें तो जननीय क्लोनिंग अ, अ, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या तो चिकित्सीय क्लोनिंग में इसका उपयोग करेंगे। तो जननीय क्लोनिंग का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर हम चाहते हैं कि नवनिर्मित भ्रूण को वापस गर्भाशय में अंतर्विष्ट किया जाए और एक व्यक्ति के रूप में अगर इसका विकास हो जाए, एक मान लीजिए पशु है तो पशु के रूप में इसका विकास हो जाए, तो वैसे में इसको जननीय क्लोनिंग कहा जाएगा। उसी प्रकार से चिकित्सीय क्लोनिंग कब कहेंगे? जब यहाँ पर से हम स्टेम सेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे में चिकित्सीय क्लोनिंग इसे कहा जाएगा। तो स्टेम सेल के बारे में आगे हम खैर कल पढ़ेंगे अलग से, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि आखिर कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो लेकिन इस प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसीलिए इस बात को समझें कि कैसे यहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है और स्टेम सेल वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो ये देखिए, ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया, बड़ा आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो 91% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, यानी जंतुओं में जननीय क्लोनिंग। तो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, तो यही यहाँ पर किया जा रहा है कि कायिक कोशिका लेकर उसके केंद्रक को निकाल कर और फिर उसका हम प्रयोग करते हैं, उसको हम अंडाणु कोशिका में डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, आखिर ये सारा कार्य हम केंद्रक के साथ क्या क्यों कर रहे हैं? केंद्रक की क्या भूमिका है? आखिर हमने कायिक कोशिका से लेकर उससे केवल और केवल केंद्रक क्यों निकाला? बाकी जो कोशिका के बाकी भाग थे, वो क्यों नहीं हमने निकाल लिया? उसकी भी तो आवश्यकता रहती। तो अंडाणु में से केवल केंद्रक को क्यों हटाया गया? केंद्रक को क्यों केवल स्थानांतरित किया गया? इसलिए क्योंकि केंद्रक, याद कीजिए केंद्रक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रक, हाँ, कोशिका का नियंत्रण करता है, विशाल आपने लिखा है। तो हमारे डीएनए पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात, प्रतीक्षा बिल्कुल सही आपने लिखा। तो मूलचंद बिल्कुल सही, दीपशिका बिल्कुल सही, कुमार चौहान बिल्कुल सही। तो जो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो केंद्रक के भीतर क्या होता है? केंद्रक के भीतर होते हैं हमारे डीएनए और जीन वगैरह, जो कि हमारे सारे विशिष्ट गुण से जुड़े हुए हैं। तो अगर केंद्रक को ही हटा देंगे, जैसे मान लीजिए अंडाणु से आपने केंद्रक को हटा दिया, तो उस अंडाणु कोशिका के जितने भी विशिष्ट गुण थे, वो उस केंद्र के साथ चले गए। अब यहाँ पर आपने ये वाला केंद्रक डाल दिया, कायिक कोशिका वाला केंद्रक डाल दिया, तो अब कायिक कोशिका जहाँ से आया है, उसी व्यक्ति की या उसी पशु के सारे जो गुण होंगे, वो यहाँ पर कैद होंगे। वो इस केंद्रक के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर कैद होंगे। तो इसीलिए अब जो भी जिस भी पशु का जन्म होगा, वो जन्म इसी प्रकार से होगा कि वो इससे संबंधित है। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं मानव क्लोनिंग की, तो इससे संबंधित कई सारे हमें मुद्दे भी देखने को मिलते हैं, कई सारी समस्याएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर हम क्लोनिंग की तकनीक का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि आज से आगे जाकर समाज के सम्मान को, जो मानव जीवन के लिए जो समाज में सम्मान है, वो कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप भी अगर चाहें तो किसी का जन्म आप करवा सकते हैं। तो वैसे में आपको लगेगा कि फिर किसी की आवश्यकता ही क्यों है? तो अ, और और अगर किसी की मृत्यु होती भी है, तो आप जानते हैं कि उसका क्लोन बना सकते हैं, तो मानव जीवन के लिए जो सम्मान है, उसमें कमी आएगी। उसी प्रकार से विवाह एवं परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएँ जो हैं, वे भी प्रभावित हो सकती हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि शादी करने की क्या ज़रूरत है? अगर क्लोनिंग की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, तो शादी की ज़रूरत नहीं है, अलग से परिवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होने लग जाएँ। उसके बाद फिर वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ यहाँ पर होंगी, क्योंकि हो सकता है कि क्लोन का उपयोग किया जाए सेना बनाने में, आतंकी संगठन ऐसा कर सकते हैं, देश, कई सारे राष्ट्र ऐसा शायद करना चाहेंगे कि अपने सैनिकों का उपयोग ना करके उनके क्लोन बना करके उनका उपयोग किया जाए। या फिर जो भी ऐसे सैनिक हैं जो कि ज़्यादा हृष्ट-पुष्ट हैं, जो कि ज़्यादा शक्ति जिनमें नज़र आती है, वैसे लोगों का केवल क्लोनिंग की जाए। तो ये सब भी संभव है। उसके साथ ही साथ जो वांछनीय लक्षण हैं, उनको भी शामिल किया करने की कोशिश की जा सकती है, जिस अवधारणा को हम लोग डिज़ाइनर बेबी कहते हैं। डिज़ाइनर बेबी यानी जहाँ पर बेबी को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि किसी बच्चे को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी शिशु को आप डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि उनमें ये सारे जीन केवल होने चाहिए। इस प्रकार के जीन ही बस रहें उस बच्चे में, ताकि वो जो बच्चा है, उसमें सारे अच्छे-अच्छे गुण आप चाहें तो डाल दें। तो ये इसको हम लोग डिज़ाइनर बेबी की अवधारणा कहते हैं।
उसी हिसाब से एक और दिक्कत क्या है कि इसका जो भी शोध और प्रयोग जो भी किया जाता है क्लोनिंग में, ये सारे भ्रूण के ऊपर किया जा रहा है और कई बार यहाँ पर से जो ये सारी कोशिकाएँ हैं, ये तो नष्ट हो जाएँगी आपके अध्ययन के कारण, आपके शोध और अनुसंधान के बीच ये तो सारे नष्ट हो जाएँगे। तो वैसे में भी इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि फिर इसको एक गलत व्यवसाय के रूप में ये विकसित होना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चिंताएँ हैं, इन सारी चिंताओं को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से इनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है? तो आगे जाकर के हम कल चर्चा अपनी शुरू करेंगे स्टेम कोशिकाओं के बारे में, स्टेम सेल के बारे में। अभी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो पूछ लें। अवनीश आपने लिखा है गगनयान मिशन, गगनयान अपनी पहली उड़ान को तैयार, 21 अक्टूबर को होगी पहली परीक्षण उड़ान। अच्छा, ये न्यूज़ आ गया क्या? मेरे से मिस हो गई। चल लगता है कि कुछ कुछ दिनों में ह्यूमन खुद को ही गॉड समझेंगे। खैर अभी भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं समझते, अभी भी आप कई लोगों से मिलिए, आपको लगेगा कि उनसे ऊपर या उनसे बेहतर कोई नहीं है। क्लोन की शुरू की प्रक्रिया एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। तो क्लोनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई कायिक कोशिका चुनते हैं। कायिक कोशिका मतलब आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ हैं, आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ हैं, केवल 2 जो प्रजनन कोशिकाएँ हैं उनको छोड़कर, एक अंडाणु कोशिका को छोड़कर और शुक्राणु कोशिका को छोड़कर, उन दोनों को छोड़कर शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ हैं, वो सारी कायिक कोशिकाएँ हैं, तो उनमें से किसी को भी एक को चुनेंगे और उनके भीतर से हम लोग केंद्रक को बाहर निकाल देंगे और केंद्रक को बाहर निकाल कर एक अंडाणु कोशिका के भीतर डाल देंगे और उस अंडाणु कोशिका के केंद्र को हम लोग पहले ही निकाल कर अलग कर चुके होंगे। ब्रीडिंग और क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग किसी भी प्रजनन प्रक्रिया को ब्रीडिंग आप कह सकते हैं, लेकिन क्लोनिंग विशेष प्रक्रिया है जहां पर एक ही अभिभावक से यह प्रजनन की प्रक्रिया की जाए। फिर प्रतीक्षा आपने पूछा है कि बायोस्पार्जिंग उच्च दाब में हम भोजन को किस प्रकार पहुंचाते हैं संतृप्त क्षेत्र में। तो बिल्कुल इंजेक्शन की तरह, मतलब एक समझ लीजिए कि एक नली से बनाई जाती है और नली से बनाकर उसमें इंजेक्शन जैसे इस पोषक तत्वों को और वायु वगैरह को वहां तक भेजा जाता है। क्लोनिंग वाला डायग्राम, ये रहा क्लोनिंग वाला डायग्राम। तो इसमें यही कि कायिक कोशिका को हमने लिया, कायिक कोशिका से हमने केंद्रक निकाला, केंद्रक को अंडाणु के अंदर डाला और उसके बाद फिर यहाँ पर विद्युत धारा द्वारा और रसायनों द्वारा इनके कई सारे यहाँ पर इनसे ब्लास्टोसिस्ट बनने तैयार होते हैं और लगभग 150 कोशिकाएं यहाँ पर आकर बन जाती हैं। बता दीजिएगा प्लीज सर। माला आप करें, लेकिन क्या बताना है ये बताइए। मेरे पास, मुझे आपका कोई प्रश्न तो यहाँ पर नहीं दिखा कि किस बारे में आप ये बोल रही हैं। ये क्लोनिंग वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आया था, आज समझ आ गया। चलिए, जब तक समझ में आ गया मुझे रात में नींद अच्छे से आएगी। फिर कोमल आपने पूछा है कि क्लोनिंग में शुक्राणु का कोई रोल है? नहीं, शुक्राणु का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता। मूलचंद आपने पूछा है कि प्रजनन, क्लोनिंग और सरोगेसी दोनों को समान कहा जा सकता है? नहीं, 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 समान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो जननीय क्लोनिंग या प्रजनन क्लोनिंग जो आप कह रहे हैं, उन उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि केवल एक अभिभावक है। तो जो भी
बच्चे का जन्म होगा, शिशु का जो जन्म होगा, उसमें सारे जो गुण होंगे, वो केवल और केवल एक ही अभिभावक के होंगे। लेकिन लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सरोगेसी की, तो सरोगेसी में जो निषेचन होता है, वो अभी भी नर और मादा के बीच में ही होता है। यानी पुरुष और महिला के बीच में ही होता है और उनके जो कोशिकाएँ हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो जो भी शिशु का जन्म होगा, उसमें माता और पिता दोनों के ही गुण आपको एक साथ नज़र आएँगे। क्लोनिंग से ह्यूमन भी डेवलप होते हैं और क्या-क्या बना सकते हैं? देखिए, या तो पशुओं का जन्म होगा या तो किसी मानव का भी जन्म हो सकता है, लेकिन मानव क्लोनिंग को अभी पूर्ण रूप से आप पाएँगे कि उस पर रोक लगाई गई है, उस पर बैन लगाया गया है और किसी भी सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। फिर देवेंद्र आपने कहा मुझे पादप में जीन ट्रांसफर का चार्ट नहीं क्लियर हुआ। देखिए, याद बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले जो जीन चाहिए उस जीन को खोज कर निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि बीटी कपास के लिए वो बीटी वाला जीन था, उसको पहले खोज करके हमने निकाल लिया। अब इसको कहाँ पे डालेंगे? एक वाहक के भीतर। पहले एक वाहक ढूँढेंगे, वाहक या तो बैक्टीरिया होगा या तो वायरस होगा। इस वाहक को ढूँढेंगे, वाहक में वो भाग ढूँढेंगे जहाँ पर इस जीन को सेट कर सकते हैं। वैसा भाग ढूँढना होगा और वैसा भाग ढूँढकर वहाँ पर हम उसे काट देंगे, 2 भागों में विभाजित कर देंगे और बीच में ये जो वांछित जीन है हमारा, इसे बीच में डालकर इसे चिपका देंगे, जो डीएनए लाइगेज के माध्यम से चिपका दिया जाएगा। अब इसकी हज़ारों से लाखों प्रतियाँ बनाई जाएँगी और प्रतियाँ बनाकर इसे पौधे के भीतर डाल दिया जाएगा। भोजन को किस तरह पहुँचा जो भरत जो अभी मैंने बताया था कि एक इंजेक्शन जैसा इसको करते हैं। आईवीएफ और क्लोनिंग में डिफरेंस अभी जो मैंने बताया कि सरोगेसी को ही आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वो दोनों एक ही प्रक्रिया है। क्लोनिंग के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अगर किसी शिशु का जन्म होना है, तब भ्रूण का जो विकास होगा, वो तो किसी गर्भाशय में ही हो सकता है, तो उसके लिए माता की आवश्यकता पड़ेगी। फार्माकोजेनोमिक्स, तो फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? फार्माकोजेनोमिक्स यानी फार्मा और जेनोमिक्स। तो जेनोमिक्स मतलब हो जाता है आनुवांशिक अध्ययन, यानी कि जब भी हम जीन का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग जेनोमिक्स कहते हैं। तो जहाँ पर भी औषध विकास जीन के साथ संबंधित हो, यानी किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के जीन के हिसाब से जब दवाओं को बनाते हैं हम, उसको उसको ध्यान रख कर के जब औषधि बनाते हैं, तब उसको फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं। क्लोन बेबी बहुत क्यूट लग रहा है स्लाइड में। हाँ, हाँ, सही बात है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने में जीवाणु की प्रजाति का क्या योगदान है? ये हम लोग पढ़ेंगे। ये ना 2023 में जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आया है, वो लगभग-लगभग इससे संबंधित है। कल एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, लीडर बोर्ड आप लोग माँग रहे हैं, ये लीजिए लीडर बोर्ड। तो ये रहा लीडर बोर्ड। अनुज, शिल्पी, मनीषा, मूलचंद, देवेंद्र, सुषमा, माला और अरुण, आप सबने सही सारे उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। डायग्राम बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल बस अंकित कर देंगे तो उतना काफ़ी है, उतने भर का डायग्राम बनाना काफ़ी है। कभी-कभी घातक जीन की वजह से जीव की क्लोनिंग के दौरान मृत्यु हो सकती है।
घातक जीन के दौर के कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मृत्यु होने के। जो फीमेल या मेल जिनको प्रॉब्लम है बच्चे नहीं हो पाए उन उनको ज़िम्मेदार माना जा सकता है जब तक पर्सन से ऐसा हो सकता है। तो हाँ, मतलब इस प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग वहाँ पर तो कर ही सकते हैं और वहीं पर कि बस अनुमति दी ही जाती है, उससे ज़्यादा की अनुमति नहीं दी जाती है। क्लोनिंग से संपूर्ण प्रजाति को क्यों नहीं बचाया जा सकता? जैसे एक हाँ, किया जा सकता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट में इसके बारे में पढ़ेंगे देवेंद्र जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या क्लोनिंग में हम अपने अकॉर्डिंग बच्चे के जेंडर का निर्धारण कर सकते हैं? ये जहाँ से आप कायिक कोशिका जहाँ से चुनी जा रही होगी, वहीं से निर्धारण हो जाएगा। यदि आपने किसी नर से कायिक कोशिका उठाई है, तो वो नर शिशु का जन्म होगा। यदि किसी मादा से यदि आपने कायिक कोशिका उठाई है, तो मादा रूप में उसका जन्म होगा। प्रतियाँ बनाना ज़रूरी है क्या? हाँ, बनाने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि केवल एक ही प्रति अगर आपके पास रहे तो आपको कई बार वहाँ से सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए अनेक प्रतियों को एक साथ उपयोग किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी निशि वही होता है जो सरोगेसी में अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी, उसी को इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, उसी को सरोगेसी भी कहते हैं। तो तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही प्रक्रियाएँ हैं। युवराज अगर आपका प्रश्न छूट गया है तो दोबारा एक बार लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जिनको बच्चे नहीं हो पाते क्लोनिंग से बेबी हो सकता है, हाँ, मतलब संभव है, बस इसका उपयोग हम लोग थोड़ा-सा वर्जित रखते हैं क्योंकि समस्या क्या होती है कि इनकी जो कुल जीवन अवधि होती है देखा गया है कि ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने पशुओं के भी अ, उदाहरण में यही देखा कि पशुओं का जीवन काल जो है उतना ज़्यादा नहीं रहा है, जितना एक सामान्य पशु का होता है। किसी की मृत्यु 2 साल में, किसी के 5 दिन में, किसी के 6 महीने में। तो एक जो सामान्य जीवन अवधि है वो पूरा नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्लोनिंग का उपयोग हम करना नहीं चाहते। क्लोनिंग से अननेचुरल चाइल्ड भी बॉर्न हो सकते हैं, शैतान टाइप नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्लोनिंग के लिए आपने जहाँ से भी कायिक कोशिका उठाई, वैसे ही बच्चे का जन्म होगा। मनुष्य क्लोनिंग कैसे होगी? यही प्रक्रिया है जो आपके स्क्रीन पर अभी है, यही प्रक्रिया है। बायोसॉर्प्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग बस जो नीचे वाला भाग है मृदा का वहां तक हम लोग जा रहे हैं और वहां पर जा करके वहां तक वायु और पोषक तत्वों को वहां तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से जो भी वहां पर अपघटक है उसके उनकी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। यही इसी को बायोस्पार्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आज का सत्र हो गया हमारा। कल इसी सत्र को जारी रखेंगे। कल जैव प्रौद्योगिकी वाला जो हमारा भाग है ये समाप्त हो जाएगा और नैनो प्रौद्योगिकी जो कि हमारा अगला अध्याय है उसके ऊपर कल की हमारी चर्चा होगी। तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे। एक बार जा करके रिवाइज कर लें, कुछ भी समस्या हो तो कल वापस आएं, दोबारा पूछ लें। धन्यवाद।